लेक्चर में हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट किया था, 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कवर किए थे। एक साथ कवर कर लेते हैं, फिर सवाल कर लेंगे एक साथ, ठीक है। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है जी। अच्छा, सिमिलरली हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि जो सोल्यूशन हम बना रहे हैं, एक तो सोल्यूशन डाइल्यूटेड है, काफ़ी डाइल्यूट सोल्यूशन है, और दूसरा ये पॉइंट कंसिडर करके चल रहे हैं हमेशा कि जो सॉल्यूट आपका है वो नॉन वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। अच्छा, जब आपने ऐसा किया और सोल्यूशन बनाया तो आप 2 चीज़ें देखोगे सर। एक चीज़ तो हमने ये नोटिस की एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, कि जब हमने ऐसा सोल्यूशन बनाया जिस सोल्यूशन में सॉल्वेंट भी था और इसमें हमने सॉल्यूट ऐड किया नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो ये सॉल्यूट क्या कर लेता है, सरफेस को कवर कर लेता है, और सरफेस को कवर करने की वजह से वेपर प्रेशर को गिरा देता है, ठीक है। और जब वेपर प्रेशर गिर जाए तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और ज़्यादा आपको वेपर प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा सो दैट वो वेपर प्रेशर लिक्विड के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो इसका मतलब ये होगा कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अच्छा, एट द सेम टाइम सेम सोल्यूशन आपने बनाया, अब आप इस सोल्यूशन को फ्रीज करना चाह रहे हैं, ठीक है। जब आप इस सोल्यूशन को फ्रीज करना चाह रहे हैं तो आप ये देखेंगे, मैं एग्जांपल देके चलता हूँ। मान लीजिए बाहर बर्फ़ पड़ी हुई है ऐसे मान लो, जहाँ पे आपका बर्फ़ पड़ी हुई है, सपोज कर लो ऐसे, ठीक है। सपोज कर लो ये स्नो है, ओके। अच्छा, आपको ये पता है कि जो बर्फ़ पड़ी हुई है सॉलिड फॉर्म में, इट्स काइंड ऑफ सेमी सॉलिड होता है बट सॉलिड ही, ठीक है ना, सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। अच्छा, ऐसा मान के चल लीजिए जो बाहर का तापमान है, लेट से वो है -4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। स्नो बना हुआ है, बाहर स्नो है, -4 डिग्री सेल्सियस आपको तापमान देखने को मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, आपने क्या किया आपने इधर इस स्नो पे सॉल्ट ऐड कर दिया, स्प्रिंकल कर दिया, छिड़क दिया सॉल्ट आपने, ठीक है जी। ये आपने सॉल्ट डाल दिया, NaCl डाल दो या CaCl2 डाल दो, आपने सॉल्ट छिड़क दिया इस पर। अब ये देखोगे कि सॉल्ट छिड़कने के बाद बर्फ़ पिघलना स्टार्ट हो जाता है। इवन बर्फ़ को पिघलाने का एक मास मेथड ये भी है, एक बड़ी मात्रा में मेथड ये भी है कि सॉल्ट फैलाया जाए जिसकी वजह से स्नो पिघल जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके पीछे ये रीज़न होता है जो हम पढ़ने वाले हैं। देखिए होगा क्या कि जो बर्फ़ है बाहर का तापमान है -4 डिग्री सेल्सियस, हाइपोथेटिकल इमेजिन करके चल रहा हूँ मैं, -4 डिग्री सेल्सियस, और -4 डिग्री सेल्सियस पे आपका ये जो स्नो था ये किस फॉर्म में प्रेजेंट था, और सर सॉलिड में तब कोई चीज़ प्रेजेंट होगी ऑब्वियसली जब उसके इंटरेक्शंस के मैग्नीट्यूड बहुत तगड़े होंगे। जैसे मान लीजिए स्नो के पार्टिकल्स हैं और इन स्नो के पार्टिकल्स का इंटरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड स्टार्टिंग में बहुत तगड़ा था जिसकी वजह से ये सॉलिड फॉर्म में थे। अच्छा, जब आपने सॉल्ट ऐड किया ये सॉल्ट क्या कर लेगा, इट ऑक्यूपाइज अ स्पेस बिटवीन दीज स्नो पार्टिकल्स। जब ये स्नो पार्टिकल्स के बीच में आके बैठता है तो ये क्या कर लेगा, इन स्नो पार्टिकल्स के इंटरेक्शंस को ब्रेक कर देता है, इनके इंटरेक्शंस को कमजोर कर देता है। अच्छा, ये सॉलिड में इसलिए थे क्योंकि इनके बीच में इंटरेक्शंस बहुत तगड़े थे, लेकिन जब स्नो में आपने सॉल्ट ऐड किया तो ये सॉल्ट क्या कर देता है इन स्नो पार्टिकल्स के बीच में आके बैठ जाता है और इनके इंटरेक्शंस को वीक कर देता है, ठीक है। तो ये इंटरेक्शंस को क्या कर देगा, वीक। अच्छा, इंटरेक्शन को टेम्परेचर वही है, टेम्परेचर नहीं बदल रहा, -4 डिग्री पे ये काम कर रहे हो आप। जब इंटरेक्शन वीक हो गए तो ये इंटरेक्शन का मैग्नीट्यूड जो सॉलिड में होना चाहिए था वो मैग्नीट्यूड नहीं रहा, और जैसे ही इंटरेक्शन वीक हो गया आप देखोगे कि ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि स्नो में ही रहे, मान लीजिए आप चाहते हो कि स्नो में ही रहे, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर ऐसा चेंज लाना पड़ेगा कि जो तापमान आपका था इसके इंटरेक्शंस बढ़ाने पड़ेंगे फिर से, और इसके इंटरेक्शंस बढ़ाने के लिए पार्टिकल्स को पास पास लाने के लिए और ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा और ज़्यादा कंडेंस करना पड़ेगा। तो मान लीजिए अब ये पहले किस पॉइंट पे फ्रीज कर रहा था, सॉलिड फॉर्म में था, -4 पे। अब आपने जब सॉल्यूट ऐड किया फिर -4 पे ये पिघल गया। अब आपको क्या करना है, हाइपोथेटिकली बता रहा हूं मैं, अब आपको क्या करना है कि टेम्परेचर को और गिराना पड़ेगा सो दैट के इंटरेक्शंस को और स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो मान लीजिए अब मैं कर लेता हूं ऐसा कि -8 डिग्री सेल्सियस पे जाके फिर से ये स्नो बनेगा और यहां से लेके यहां तक के रेंज में ये लिक्विड रहेगा। इसका मतलब नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करने की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट कम, पहले -4 पे फ्रीज कर रहा था अब -8 पे जाके करेगा, क्योंकि जो बीच में सॉल्यूट आ गया ये सॉल्यूट क्या कर देगा, इंटरेक्शंस को वीक कर देगा। इंटरेक्शंस को वीक करने का मतलब है कि अब वो सॉलिड फॉर्म में नहीं रहेगा, ठीक है। सो जब नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड किया जाए किसी भी किसमें, सॉल्वेंट में, किसी भी सॉल्वेंट में, इसकी वजह से ये होगा कि जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है सोल्यूशन का सर वो डिक्रीज कर जाता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और फ्रीजिंग पॉइंट, दैट घटना इन फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसको हम क्या पढ़ते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है जी। व्हेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, व्हेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट is added to
solvent, then the freezing point of solution, then the freezing point of solution decreases, then the freezing point of solution decreases. ठीक है ना? This decrease in freezing point is known as, this decrease in freezing point is known as depression in, is known as depression in freezing point. ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, डिप्रेस हो जाना, घटना, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. अच्छा, जैसे मैंने बॉइलिंग पॉइंट में स्टेटमेंट लिखा था, डेफिनेशन लिखा था कि बॉइलिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए. सिमिलरली फ्रीजिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्रीजिंग पॉइंट पे आपके दोनों स्टेट को एग्जिस्ट करते हैं, दोनों स्टेट को एग्जिस्ट. अच्छा, अगर इससे टेम्परेचर कम हो जाए तो आप देखोगे सॉलिड में रहेगा, और इससे टेम्परेचर ऊपर बढ़ा दो तो लिक्विड में चला जाएगा. और ये वो पॉइंट जिसमें दोनों को एग्जिस्ट करते हैं. तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा, यहाँ पे नोट करके लिख लेता हूँ कि आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट ये वो टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट इज टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ग्राफिकली देखते हैं, ठीक है जी. अच्छा, मान लीजिए मैंने क्या कर दिया, ग्राफिकली प्लॉट कर दिया मैंने वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर. कल भी सेम था, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, बट वो बॉइलिंग टेम्परेचर था, अभी फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा. सो दिस इज वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर. ओके, ठीक है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से मैंने बना दिया. अच्छा जी, ये जो आपका कर्व चल रहा है, मान लीजिए कर्व मैंने सॉल्वेंट का बना दिया, ये आ गया सॉल्वेंट का कर्व. अच्छा, ध्यान से देखना, ये सॉल्वेंट है और लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है सर, इस टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में. अच्छा, जब टेम्परेचर मैं घटा रहा हूँ, पीछे के लिए आना, इस कर्व को पीछे के लिए पढ़ना, उसको अगले के लिए, इसको पीछे के लिए. जब मैं टेम्परेचर घटा रहा हूँ, आप ये देखोगे ये सॉल्वेंट है, मैंने रेंज लिखा हुआ है. आपको ये पता है कि मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पकड़ नहीं सकता हूँ, हर एक का फ्रीजिंग पॉइंट अपना अपना होता है, तो मैंने रेंज पकड़ रखा है, ठीक है. अच्छा, जब आप इस पॉइंट पे पहुँचे तो आप ये देखोगे इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद आपका जो सॉल्वेंट लिक्विड फेज में था, किस फेज में था, वो क्या कर जाएगा, इस पॉइंट पे आके फ्रीज कर जाएगा. सो इसका मतलब ये जो मैंने यहाँ पे बना रखा है, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज TF नॉट, TF. अच्छा, जब ये फ्रीज कर गया उसके बाद आपको किस स्टेट में मिलेगा, फ्रोजन स्टेट में. सर, इस पॉइंट से आगे ये जो मैंने ट्रांजिशन यहाँ पे दिखा रखा है, इसके आगे जो भी है ये आपको मिलेगा लिक्विड, लेकिन फ्रोजन स्टेट में, सॉल्वेंट फ्रोजन में. सो ये आएगा फ्रोजन सॉल्वेंट, फ्रोजन स्टेट में मिलेगा, ठीक है. अच्छा, ये कर्व मैंने बना रखा है सोल्यूशन के लिए. अब बताइए सोल्यूशन यहाँ से लेके इस पॉइंट तक किस फेज में चल रहा है, लिक्विड फेज में, लेकिन जैसे इस पॉइंट पे पहुँच गया किस फेज में आ गया, फ्रोजन स्टेट में. अच्छा, ध्यान से देखिएगा, अब जब आपने सॉल्वेंट लिया प्योर और उसके बाद उसमें ऐड कर दिया आपने सॉल्यूट और बना दिया सॉल्यूशन, अब आपने ये देखा कि सर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है, इसका मतलब सॉल्यूशन कम टेम्परेचर पे आके फ्रीज करता है. अब यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं, देखिए ये आ गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दैट इज TF नॉट, और ये आ गया सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज TF. बताओ किसका ज़्यादा है, ऑब्वियस सॉल्वेंट का ज़्यादा है, और सोल्यूशन का क्या है, सोल्यूशन का कम हो जाएगा, ठीक है ना. और इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद आपको क्या मिलेगा, सोल्यूशन फिर से फ्रोजन स्टेट में मिल जाएगा, ठीक है. अच्छा, कितना कम हुआ ये गैप, कितना कम हुआ, दिस डिफरेंस इज नॉन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. सो ये जो डिफरेंस आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज डेल TF, दिस डिफरेंस इज डेल TF, ये ध्यान में रखिएगा, डेल TF. दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्वेंट का कम और ये सॉरी सॉल्यूशन का कम और सॉल्वेंट का ज़्यादा, ठीक है जी. अच्छा, ग्राफ से आपको क्या देखने को मिलेगा, सर दिस डेल TF विल बी इक्वल टू TF नॉट माइनस TF नॉट माइनस, इतना सा अंतर है, बस इतना सा अंतर है. पिछले वाले में TB माइनस TB नॉट था और यहाँ पे TF नॉट माइनस TF है, ये अंतर समझ में आना चाहिए, ध्यान रखना इसको, ठीक है. अच्छा, इन सब चीज़ों से मान लीजिए सवाल में ऐसा पूछ लेता है कि आपको कभी कभार सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछता है, और अगर कहानी पानी की हो, अगर कहानी वाटर की रखी हो, फिर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, दैट इज TF नॉट. जैसे मैंने कल लिखा था कि आपको TB नॉट ऑलरेडी पता होता अगर पानी की कहानी चल रही हो, 373 केल्विन. सिमिलरली अगर ये दे रखा हो तो इस पे आपको क्या देखने को मिलेगा, 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस. कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम केल्विन में कितना लिखेंगे, 273 केल्विन, ठीक है ना. याद रखिएगा, अगर वाटर की कहानी हो, इफ H2O देन
टी एफ नॉट इज इक्वल टू 273 केल्विन, ये फिक्स वैल्यू है, ठीक है जी। या सेल्सियस में लेके चलो तो 0 डिग्री रहेगा। ओके, अच्छा जितना जितना नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया जाए ये गैप उतना बढ़ता जाएगा, ये डेल्टा एफ उतना बढ़ता जाएगा। सो दैट मीन्स दैट इज, ये मैं ऐसा लिख लेता हूँ, सिंस del TF is a colligative property, so that is del TF किसके बराबर आ जाएगा, del TF is directly सेम, पूरी ऊपर कहानी सेम है, बस इतना सा चेंज है सिर्फ। del TF is directly proportional to m, del TF is directly proportional to m, कल भी था del TB is directly proportional to m, ठीक है। फिर डायरेक्टली हटाया था, वहाँ पे कांस्टेंट लग गया था KB, यहाँ पे लगेगा KF, सो KF इंटू एम, वेर KB क्या था ऊपर वाले में सर, KB वाज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, यहाँ पे है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, सो KF इज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, सही, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, m इज द मोलैलिटी। अच्छा इसको डिफाइन करेंगे बिल्कुल सेम, या इसी को हम पढ़ते हैं दूसरे तरीके से, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है जी। इसका एप्लीकेशन आप बायो में पढ़ते हो, इसका एप्लीकेशन आपको बायो में देखने को मिलता है, जहाँ आप जर्म प्लाज्म स्टोरेज देखते हो, क्रायोजेनिक तरीके से स्टोर किया जाता है जर्म प्लाज्म को, जैसे ये होता है ना आपके पोलन ग्रेन्स हैं या जैसे मान लीजिए मेल गैमेटोफाइट्स हैं, फीमेल गैमेटोफाइट्स हैं, इनका वायबिलिटी बहुत कम होता है, लाइफ बहुत कम होता है, और इनको इनको आप जैसे मान लीजिए लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रखते हैं -196 डिग्री सेल्सियस पे, बिल्कुल -196 डिग्री सेल्सियस पे, इतने कम टेम्परेचर पे इनको क्या कर लेते हैं, फ्रीज करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं क्रायोजेनिक में, जर्म प्लाज्म स्टोरेज में, शायद बायो में देखने को मिलता है आपको, ठीक है ना। सो del TF इज इक्वल टू KF इंटू m, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक, डिफाइन करने का तरीका बिल्कुल सेम सर, पर मोलल सोल्यूशन में कितना डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में देखने को मिलेगा, दैट इज KF, और यूनिट्स भी बिल्कुल सेम जो कल थे वही। बताइए यूनिट्स क्या जाएंगे इसके, KF इज इक्वल टू del TF अपॉन m, del TF आ गया फिर से टेम्परेचर का फिर से केल्विन, और इसको ऊपर लेके आओगे फिर से K याद रखना, तो K kg और मोल इनवर्स में, K kg और मोल इनवर्स में, ठीक है ना, K km K kg और मोल इनवर्स में आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा इसका मेजर एप्लीकेशन क्या लगेगा आपको, वही मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन, किसका मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन, ठीक है जी। सो फिर मैं लिख लेता हूँ इसका एप्लीकेशन पार्ट, बिल्कुल सेम, कुछ भी नहीं बदलेगा, वही मोलैलिटी पुट करना और आंसर निकल गया, ठीक है जी। सो एप्लीकेशन आएगा मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन। ओके बताइए इक्वेशन क्या आपके पास, del TF इज इक्वल टू KF इंटू m, अब मैं m की जगह पे पुट कर लेता हूँ, कल ही बताया था इसलिए डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, KF इंटू m इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। सो इसको हम लिखने WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA, ठीक है। यहाँ से MB निकालेंगे, इसको डिवाइड में लेके आएंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू MB इज इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन del TF इंटू WA। आपको ये नहीं रटना है, आपको ऊपर वाला ध्यान में रखना है, ये बन जाएगा, ठीक है जी। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अगर ये सारी चीज़ें आपके पास गिवन हो, ठीक है। अच्छा जनरली ये जो आपका एक और चीज़ जो NCERT लिखता है मैं वो भी लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपका KF तो जनरली दे रखा होता है, इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर सवाल को थोड़ा ब्रॉड करना चाहे तो NCERT पे इस KF को निकालने के लिए इक्वेशन दे रखा होता है, मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ KF और KB दोनों के लिए, ठीक है ना। ये जो KF आपका होगा तो इस KF को निकालने का तरीका होता है RMT याद रखना, RMT याद रखना, ठीक है ना, R इंटू M, दैट इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू अगले वाले में आप लिखेंगे TF नॉट का स्क्वायर, TF नॉट का स्क्वायर, RMT और उसके ऊपर स्क्वायर, ठीक है ना, RMT और उसके ऊपर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 इनटू, जब आप फ्रीजिंग की बात कर रहे हो देन आपको लेना पड़ेगा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग जिसको आप पढ़ते हैं, ठीक है जी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दैट इज del H फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। दो इस पे पहले मैंने सवाल देखा नहीं बनता हुआ, ठीक है, पॉसिबल है, पहले सवाल नहीं बना फिर बता रहा हूँ, हो सकता है इतना कर दे कि इस पे सवाल ना बनाए, क्योंकि इस पे सवाल बनाएगा तो आपको पहले एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन निकालना पड़ेगा, ठीक है। हाँ लेकिन इतना कर सकता है कि आपको इक्वेशन पूछ ले, इसे नीट में सवाल नहीं बना अभी तक, इतना कर सकता है कि इक्वेशन पूछ ले कि बताइए KF निकालने का तरीका क्या है इनमें से। अच्छा सिमिलरली अगर आपको KB निकालना है, सेम पूरा का पूरा तरीका सेम है, बस एक चीज़ बदलेगी, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा
टी एफ नॉट की जगह पे आएगा टी बी नॉट, और यहाँ पे आपका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ना आके एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन आएगा, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन आ जाएगा। मैं लिख लेता हूँ उसको भी ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे किसके बराबर आ जाएगा, के बी विल बी इक्वल टू आर एम टी, तभी आ जाएगा टी बी नॉट का स्क्वायर अपॉन 1000 सेम इनटू एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है ना। इतना सा ध्यान में रखना, कहीं ना कहीं रिलेट करके पॉसिबल है कि सवाल बना सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। एनसीईआरटी भी दे रखा है, इसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। यह आ गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, इससे बढ़िया एक और लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो इससे भी ज़बरदस्त आपको देखने को मिलेगी, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। इसका आइडिया जनरली बच्चों को ऑलरेडी होता है जो बायो वाले होते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा एलिमेंट्री आइडिया ऑस्मोसिस का लिख लेता हूँ। मान लीजिए आपने क्या कर रखा है, एक सोल्यूशन बना रखा है और उस सोल्यूशन को एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट कर रखा है किसी प्योर सॉल्वेंट से, ठीक है। आपने कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर में आपका क्या प्रेजेंट है सर, इस कंटेनर में अपना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, ठीक है। ये लगा लिया आपने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो बहुत तरह के मटेरियल का बनता है, जिसमें एक अच्छा नाम आता है आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड का। ये बहुत तरह के मटेरियल्स का बनता है और इसमें एक अच्छा नाम आता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड का। जो एसपीएम आपका है दैट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये आपको पता है कुछ ही मटेरियल्स को एलो करता है, सिलेक्टेड आइटम्स को एलो करता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसका पोरोसिटी पे डिपेंड करता है। ये जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट होते हैं ना सर, दोनों का साइज सेम नहीं होता। तो ये जो एसपीएम आपका है, ये एसपीएम क्या करता है, सॉल्वेंट को तो एलो कर लेता है लेकिन सॉल्यूट को एलो नहीं करता, क्योंकि सॉल्यूट का पार्टिकल साइज थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये एसपीएम सेलेक्टिव होता है और ये इसके पोर साइज पे डिपेंड करता है, इसके पोरोसिटी पे डिपेंड करता है। तो जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है किसका बना रहता है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, फेरिसाइनाइड या फेरोसाइनाइड दोनों तरह के, ठीक है। सिर्फ के बदलता है, एक में K3 होता है, एक में K4 होता है। अच्छा, उसके बाद पिग गाल ब्लेडर का भी बनता है, ये पिग गाल ब्लेडर, इसके गाल ब्लेडर का भी बनाया जाता है, ठीक है, इससे भी बनता है। या इवन निकल फेरोसाइनाइड का भी बनता है, सिर्फ पोटेशियम फेरोसाइनाइड नहीं, आयरन फेरोसाइनाइड नहीं, ठीक है। यहाँ पे पोटेशियम या आयरन फेरोसाइनाइड, ठीक है। कुछ इन मटेरियल्स का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनाया जाता है, आर्टिफिशियल सेमी परमेबल में। एक तो होता है जो नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सेल्स में होते हैं, ये है आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है जी। अच्छा, मान लीजिए इस साइड आपने क्या रखा हुआ है, इस साइड आपने सोल्यूशन रखा हुआ है, ये आ गया आपका सोल्यूशन। अच्छा, अगर इस साइड सोल्यूशन है सर, ऑब्वियस है सोल्यूशन वाली साइड आपको क्या देखने को मिलता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो इस साइड आपको सॉल्वेंट भी मिलेगा और इस सॉल्वेंट के साथ साथ में आपको इस साइड सॉल्यूट भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये सॉल्यूट है, ब्लैक वाला मैंने सॉल्वेंट रखा हुआ है, ओके। अच्छा, इस साइड मान लेता हूँ मैं, इस साइड आपने प्योर सॉल्वेंट रखा हुआ है, इस साइड आ गया आपका प्योर सॉल्वेंट, ठीक है जी, इस साइड प्योर सॉल्वेंट है। अच्छा, जब कभी ऐसा हो कि आप सोल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट को एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू स्प्रेड करो, यहाँ पे एक पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप होता है, हमेशा एक पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप होगा। ये ऐसा मान के चलो, इससे सिंपल एग्जांपल मैं इस तरीके से दे सकता हूँ कि आपने क्या कर रखा है, दो ड्रम है, दो ड्रम्स में पानी है और पानी की मात्रा सेम नहीं है, एक में कम एक में ज़्यादा, और दोनों को बीच में से नलके से कनेक्ट कर रखा है। तो आप ये देखोगे जिसमें ज़्यादा है वो हमेशा चाहेगा मैं कम की तरफ फ्लो करूँ। तो हमेशा ऐसा होगा कि अगर आपने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा रखा है और एक साइड आपका सॉल्यूशन है और दूसरी साइड प्योर सॉल्वेंट है, या इसको लिखने का एक और तरीका मैं ये बता सकता हूँ कि मान लीजिए दोनों साइड सॉल्यूशन थे, दोनों साइड सॉल्यूशन, लेकिन एक साइड सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा थी, एक साइड कम थी। अच्छा, मान लीजिए जो सॉल्यूशन आपने रखा जिसमें आपका ये प्रेजेंट था, तो मैं ऐसा मान के चल लेता हूँ कि इसमें सॉल्यूट था, सो दिस इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, दिस इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और मान लीजिए इस साइड भी आपने सॉल्यूशन ले रखा है, प्योर सॉल्वेंट ना लेके इस साइड भी सॉल्यूशन ले रखा है, लेकिन उस सॉल्यूशन में थोड़ी सी सॉल्यूट की मात्रा कम है, सो उसको मैं क्या बोल दूंगा, लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक। मैं दोबारा नहीं बना रहा हूँ, एक ही बारी में लिख रहा हूँ मैं, या तो एक साइड सॉल्यूशन एक साइड प्योर सॉल्वेंट, या तो एक साइड मोर कॉन्सेंट्रेटेड एक साइड लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। फिर आप ये देखोगे कि जब पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप होगा तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल रश करना चाहेगा, भागना चाहेगा, और भागेगा कहाँ सर, जहाँ ज़्यादा है उससे कम की तरफ। तो हमेशा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का एक स्पॉन्टेनियस फ्लो देखने को मिलेगा, ये खुद ब खुद होगा। तो एक स्पॉन्टेनियस फ्लो देखने को मिलेगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सोल्यूशन साइड, फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू
और फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, या फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। अब इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। दिस फिनोमेना इज नोन एज दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है ना। अब इसको जब भी डिफाइन करो ना, तो डिफाइन करने में हमेशा इस तरीके से लिखना, फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन टू मोर। ये बहुत प्रिसाइज डेफिनेशन है। जो मैं इसमें ऐसा मान लीजिए पोटेंशियल्स कंसिडर करके नहीं चल रहा हूँ, अदरवाइज अब बायो में अपने लास्ट टाइम भी पढ़ा, वाटर पोटेंशियल पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना। पोटेंशियल कंसिडर करके भी इसको डिफाइन किया जाता है। तो ऑस्मोसिस का मतलब होगा द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट क्यों? क्योंकि एसपीएम इसी को एलो करता है। द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। ये ध्यान में रखना, लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन का मतलब सॉल्यूट कम सॉल्वेंट ज़्यादा। अदरवाइज बच्चे को इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि लेस से कैसे होता है। बच्चे ने सिर्फ इतना पढ़ा होता है हमेशा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। दिस इज लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। ये वही बात है, लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट ज़्यादा है और सॉल्यूट कम है। फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, इसको हम क्या पढ़ेंगे? दिस इज नाउन एज ऑस्मोसिस। दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है। इस फिनोमेना को ऑस्मोसिस बोला जाता है। अच्छा जी, जब ऑस्मोसिस आपको देखने को मिले उस टाइम पे आप ये देखोगे सर, जब ऑस्मोसिस होगा तो ये जो सोल्यूशन वाली साइड है जहाँ पे सॉल्वेंट फ्लो कर रहा है, इस साइड एक प्रेशर डेवलप होगा। इस साइड क्या हो जाएगा? पहले अपने मजे में था, अपना एक वॉल्यूम इसका था, अपना एक कॉन्सेंट्रेशन इसका था। अब जब सॉल्वेंट का फ्लो इस साइड आपको देखने को मिले और बहुत छेती से फ्लो, बहुत तेज फ्लो होता है, तो आप ये देखोगे कि सोल्यूशन वाली साइड एक प्रेशर डेवलप होगा। सोल्यूशन वाली साइड क्या होगा? प्रेशर डेवलप। या आप चाहो तो यहाँ पे पिस्टन लगा दो और आप देखोगे, यहाँ बैरोमीटर लगा दो उसके ऊपर, आप देखोगे रीडिंग आना स्टार्ट हो जाएगा कि इस साइड एक प्रेशर डेवलप होगा। वाटर मॉलिक्यूल्स या स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट की वजह से जो सोल्यूशन साइड है उस साइड क्या डेवलप होगा? प्रेशर डेवलप होगा। और वो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, क्योंकि पानी की वजह से या सॉल्वेंट की वजह से हो रहा है, मेजोरिटी में पानी कंसिडर करते हैं, ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सोल्यूशन वाली साइड डेवलप होगा या मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन वाली साइड डेवलप होगा ड्यू टू ऑस्मोसिस, ड्यू टू that hydrostatic pressure is known as osmotic pressure. That hydrostatic pressure is known as osmotic pressure. तो मैं लिख लेता हूँ यहीं पे, इस साइड क्या डेवलप होगा? इस साइड आपका डेवलप होगा प्रेशर, ठीक है। और उस प्रेशर को हम क्या पढ़ते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है जी। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्स ऑन solution side due to, या solution ना लिख के more concentrated solution side due to osmosis, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम क्या पढ़ते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, इसको मेजर करने का तरीका ये होता है, मान लीजिए आपने क्या किया, एक तो बैरोमीटर लगा दिया, ठीक है। दूसरा ये होता है कि सर ऑपोजिट साइड से प्रेशर लगा दो। जो सोल्यूशन था इस सोल्यूशन के ऑपोजिट साइड से प्रेशर लगा दो। मान लीजिए आपने जो पिस्टन ऊपर लगाया था, जब प्रेशर डेवलप हुआ तो पिस्टन ऊपर मूव किया होगा। अभी जो पिस्टन ऊपर मूव किया, इसके ऊपर से उतना प्रेशर डाल देंगे कि पिस्टन की जो ओरिजिनल पोजीशन थी वही ओरिजिनल पोजीशन वापस मिले। तो आप ये देखोगे कि जितना प्रेशर ऊपर से लगा उस पिस्टन को वापस उस जगह पे पहुंचाने में, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ इतना प्रेशर डेवलप हुआ था और वो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर था। वो प्रेशर क्या था? ऑस्मोटिक प्रेशर था, ठीक है। तो इसको डिफाइन करने का एक और तरीका है, और मैं इस तरीके से इसको बना देता हूँ, पहले वापस से देखिएगा। ठीक है, ये आ गया एसपीएम। एसपीएम बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर काम नहीं होगा, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिएगा, जो मैंने लिख रखा है यहाँ पे, फ्रॉम, इसके साथ में मैं ऐड कर लेता हूँ थ्रो एसपीएम, ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं लिखा तो कहानी अधूरी हो जाती फिर, ठीक है। क्योंकि डिफ्यूजन में भी तो यही देखने को मिलता है आपको, बस वहाँ सॉल्वेंट नहीं होता, गैशियस में जनरली देखने को मिलता है। और एक मजे वाली बात ये कि डिफ्यूजन मल्टी डायरेक्शनल होता है, ऑस्मोसिस यूनि डायरेक्शनल है, सिर्फ सॉल्वेंट से सोल्यूशन साइड जाएगा। लेकिन डिफ्यूजन है, यहाँ पे अगरबत्ती जला दो पूरे कमरे में फैल जाएगा, कहीं भी जा सकता है, ठीक है। ये आ गया एसपीएम आपका, ये आ गया जी एसपीएम, ठीक है। अच्छा, इस साइड सॉल्वेंट प्रेजेंट था या लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन प्रेजेंट था, दोनों बातें सेम है, ठीक है। और इस साइड आपका क्या प्रेजेंट था? सोल्यूशन, ठीक है। इस साइड सोल्यूशन था, ओके। और इसमें सॉल्यूट भी लिख लेता हूँ मैं कुछ साथ साथ में।
अच्छा, जब फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस हुआ तो आपने क्या देखा कि सर यहाँ से यहाँ की तरफ सॉल्वेंट का फ्लो हुआ, और इस सॉल्वेंट के फ्लो की वजह से सोल्यूशन साइड पे एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हुआ, ठीक है। दिस इज सॉल्वेंट साइड एंड दिस इज सोल्यूशन साइड। अब हमने क्या किया, उस प्रेशर को मेजर करने के लिए यहाँ पे हमने लगा दिया पिस्टन, ठीक है, वजन डाल दिया ऊपर से। अच्छा, अब आप क्या करोगे, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करोगे। क्या अप्लाई करना अपने को, एक्सटर्नल प्रेशर। यहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ मैं पी एक्सटर्नल, ठीक है। मान लीजिए ओरिजिनल पोजीशन इसका ये था, और आपने ये देखा कि जब प्रेशर डेवलप हुआ तो ये पिस्टन मूव करके यहाँ तक आ गया, जब मान लीजिए इस मार्क तक आ गया, इस पॉइंट तक आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, बाहर से प्रेशर लगाना स्टार्ट करना है, और प्रेशर लगाने के बाद जोर लगेगा। जब आप बाहर से प्रेशर लगाओगे, बाहर से वेट लगाओगे, तो ये पिस्टन को आपको वापस कहाँ से कहाँ पहुँचाना है, यहाँ से यहाँ तक। जब आप पिस्टन को यहाँ से यहाँ तक वापस पहुँचाओगे, फिर आप देखोगे कि कितना प्रेशर इस काम में लगा। जितना प्रेशर इस काम में लगा होगा वही ऑस्मोटिक प्रेशर रहा होगा, वही डेवलप हुआ होगा पहले भी, ठीक है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर is also defined as the negative pressure, is the negative that must be क्योंकि ऊपर से लगा रहे हैं अब हम, negative pressure that must be exerted on solution side, that must be exerted on so as to stop the phenomena of osmosis, क्योंकि सर उसके बाद रुकेगा। यहाँ ये ऊपर मुंह किया था, ऑस्मोसिस हुआ था, अब वापस इसको नीचे लेके आगे, जो पानी इधर आया था वापस निकल जाएगा, ऑस्मोसिस रुक जाएगा। ऑस्मोसिस क्या कर जाएगा, रुक जाएगा। सो ये जो नेगेटिव प्रेशर आप एक्सर्ट करेंगे इसी को ऑस्मोसिस कहा जाता है। तो एक और डेफिनेशन क्या मिलेगा आपको ओपी का, ऑस्मोटिक प्रेशर का, द नेगेटिव या मिनिमम नेगेटिव प्रेशर, द मिनिमम नेगेटिव प्रेशर that must be exerted on solution side, so as to stop the phenomena of osmosis, ओके। इसको रोकने के लिए जो प्रेशर लगेगा दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको हम क्या बोल देंगे, ऑस्मोटिक। तो ये जो मैंने यहाँ पे पी एक्सटर्नल लिखा हुआ है, ये बेसिकली पी ऑस्मोटिक है, ये पी ऑस्मोटिक है, ठीक है, अगर उतना ही अप्लाई कर रहे हैं हम। अच्छा जी, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर आपका होगा सर, जितना ज़्यादा सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड हो, इसमें जितना ज़्यादा सॉल्यूट उतना कम सॉल्वेंट होगा, और आप ये देखोगे कि उतना ज़्यादा ऑस्मोसिस का फिनोमेना आपको देखने को मिलेगा। हाँ, आप ये चाहते हैं कि ऑस्मोसिस का फिनोमेना बढ़े तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तो दूसरा काम ये करना पड़ेगा कि टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे कोलिजन्स बढ़ेंगे, वाटर मॉलिक्यूल भागना चाहेगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना चाहेगा, ठीक है। अच्छा, ये ऑस्मोटिक प्रेशर दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, भारी भारी। एक तो कॉन्सेंट्रेशन पे, क्योंकि कोलैगेटिव प्रॉपर्टी तो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा, और दूसरा टेम्परेचर पे, ठीक है जी। मैं लिख लेता हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड एज पाई। इसको पाई से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, पाई से, ठीक है। सो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, इक्वेशन फर्स्ट रख लेता हूँ मैं इसको, एंड सिमिलरली पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इक्वेशन सेकंड रख लेता हूँ, ठीक है। कंबाइन कर लूँगा तो बनेगा पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी, सही। ऑन कंबाइनिंग पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी, ठीक है जी। सी टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ से इक्वेशंस बनते हैं, डायरेक्टली एनसीईआरटी पे दिए नहीं होते, लेकिन आपको बनाने आने चाहिए सो दैट सवाल अटेम्प्ट हो सके। अच्छा, जब मैं डायरेक्टली हटाऊंगा तो कॉन्स्टेंट लगेगा आर, पाई इज इक्वल टू आर सी टी, पाई इज इक्वल टू आर, ये आर वही यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है, ये लिक्विड्स पे भी अप्लाई होता है, ठीक है ना। सो पाई इज इक्वल टू आर सी टी। अच्छा, ये जो आपके पास सी है सर, सी इज द कॉन्सेंट्रेशन, सी इज द मोलैरिटी विच इज नथिंग बट मोल्स अपॉन वॉल्यूम, एंड मोल्स ऑफ सोल्यूट, एंड बी सो मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। सो सी किसके बराबर, सी कॉन्सेंट्रेशन बराबर मोल बटा वॉल्यूम पुट कर दीजिए। सो पाई किसके बराबर आएगा, इसकी जगह पे मैं पुट कर देता हूँ, ये बनेगा एन बी आर टी अपॉन वी, सही। सी की जगह पे मैंने ये पुट कर दिया। अच्छा, वी को इधर लेके आता हूँ तो क्या बनेगा, ये बनेगा पाई वी इज इक्वल टू एन बी आर टी, वी इसलिए क्योंकि सॉल्यूट के मोल चल रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये इक्वेशन आपको बिल्कुल देखने को लगेगा कि आइडियल गैस इक्वेशन की तरह, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी की तरह लग रहा है, वैसे ही लगता है। दिस इज कॉल्ड वेंट हॉफ इक्वेशन, ठीक है ना। इसको वेंट हॉफ इक्वेशन पढ़ते हैं, दिस इज वेंट हॉफ इक्वेशन, बिल्कुल उसी ने दिया था जिसने वेंट हॉफ फैक्टर दिया था। वेंट हॉफ इक्वेशन दैट इज पाई वी इज इक्वल टू एन बी आर टी, ठीक है जी। ये बन गया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ये उसका इक्वेशन आ गया। अच्छा, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर का इक्वेशन आया, अब इसका मेजर एप्लीकेशन, फिर से कोलैगेटिव प्रॉपर्टी का मेजर एप्लीकेशन, मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन। और ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है
इसका भारी मात्रा में एप्लीकेशन देखने को मिलता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स के जो मॉलिकुलर मासेस है उनको डिटरमिन करने में। बहुत अच्छा रोल है इसका, और ये सवाल भी आता है इवन सीबीएसई वालों को लास्ट ईयर भी था कि क्यों ऑस्मोटिक प्रेशर को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है अदर कोलगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे मॉलिकुलर मास मेजरमेंट में। इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन्स या पॉलीमर्स हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा स्टेबल होते नहीं है, तो हम जनरली जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है जो इससे दूसरे नंबर पे आता है प्रेफरेंस में, उसका यूज़ करते नहीं है, क्योंकि हायर बॉइलिंग पॉइंट हायर टेम्परेचर पे वो जो आपके मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर जाएंगे, अनस्टेबल होते हैं, टूट जाएंगे। ठीक है, एक कारण वो। और दूसरा कारण ये कि इस वाले केसेस में जो आपको कोलगेटिव प्रॉपर्टीज़ के वैल्यूज़ मिलते हैं ऑस्मोटिक वाले केस में वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, इवन फॉर अ वेरी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। फॉर अ वेरी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर के जो वैल्यूज़ आपको मिलेंगे वो बहुत अच्छे मिलते हैं, जिसके कारण आप इजिली इनको पुट करके एमबी निकाल सकते हो, इसलिए ज़्यादा प्रेफर्ड होता है, इसलिए ज़्यादा प्रेफर्ड होगा। ठीक है, बताइए एप्लीकेशन क्या आएगा इसका, मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ एमबी डिटर्मिनेशन, सही, दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। और कौन से वो भी मैं साथ में लिख लेता हूँ, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, जैसे आपके पॉलीमर्स आ गए, प्रोटीन्स आ गए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, कैसे करेंगे, तो बहुत इजी, मोल का वैल्यू पुट कर देंगे, मोलर मास मिल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, बताइए पाई वी इज इक्वल टू, ये है एन बी आर टी। अच्छा, ये एन बी किसके बराबर, मोल किसके बराबर, गिवन मास बाई मोलर मास। ठीक है, सो वी नो एन बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एम बी, डब्ल्यू बी बाई एम बी पुट कर देंगे। ठीक है ना, सो ये बनेगा पाई वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू आर टी। ठीक है, एम बी निकालना इधर लेके आ जाएंगे, सो एम बी विल बी इक्वल टू डब्ल्यू बी आर टी अपॉन पाई वी, आर टी अपॉन पाई, ये बन गया इक्वेशन। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें दे रखी हैं तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, यहाँ से एम बी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ये काफ़ी ईजी सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर काफ़ी ईजी सा है। ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए इस ऑस्मोटिक प्रेशर की बेसिस पे आपके सोल्यूशन के तीन टाइप्स होते हैं, एक आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है, एक हाइपरटोनिक होता है और एक हाइपरटोनिक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, on the basis of OP, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। मान लीजिए आपने कोई दो सॉल्यूशंस कंसिडर किए हैं, कोई दो कंपैरिजन करना है, कंपैरेटिव बेसिस पे है। ठीक है, अच्छा अगर दोनों सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है देन सच सॉल्यूशंस आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। अच्छा अगर उनमें से एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है देन दैट सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक, और वो जिसका कम है दैट इज हाइपोटोनिक, दैट इज हाइपोटोनिक। सर कंपैरिजन में तो बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कंपेयर करने में तो बहुत इजीली आप इसको बता सकते हो कौन सा होगा। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल सॉल्यूशन है और कंपेयर करने के लिए दूसरा है नहीं, आपने एक ही सॉल्यूशन बनाया और दूसरा है नहीं, फिर कंपेयर कैसे करें, फिर स्टैंडर्ड वैल्यू लिया जाता है। क्या लिया जाता है, स्टैंडर्ड वैल्यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, फिर एक स्टैंडर्ड वैल्यू से आप कंपेयर करोगे, ये ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ आइसोटोनिक, ठीक है, देन हाइपरटोनिक एंड देन हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक। ठीक है जी, टॉनिक सॉल्यूट से रिलेटेड होता है, याद रखना। टॉनिक जैसे टॉनिक होता है ना, टॉनिक जितना खतरनाक टॉनिक हो उतना कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जितना कॉन्सेंट्रेटेड उतनी नींद ज़्यादा आती है, टॉनिक पियेंगे। ठीक है ना, टॉनिक सॉल्यूट से रिलेटेड होगा। अच्छा आइसोटोनिक का मतलब अगर आपके पास कोई दो सॉल्यूशंस हैं, मान लीजिए मैंने कोई दो सॉल्यूशंस बना दिए, लेट्स से दिस इज सॉल्यूशन ए एंड दिस इज सॉल्यूशन बी। अच्छा अगर इसका पाई 1 और इसका पाई, या पाई ए और पाई बी लिख लीजिए, इसका पाई ए और इसका पाई बी दोनों बराबर हैं देन सच सॉल्यूशंस आर आइसोटोनिक। ठीक है, अच्छा अगर ऐसा है कि किसी एक का पाई ज़्यादा है, तो मान लीजिए मैंने लिख लिया पाई ए इज ग्रेटर देन पाई, सॉल्यूशन ए का ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन बी से ज़्यादा है, तो ये जो सॉल्यूशन ए होगा ये क्या होगा, ये हाइपरटोनिक होगा, और वो जिसका कम है वो क्या होगा, वो हाइपोटोनिक होगा, वो क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक। ठीक है, अच्छा एक इंडिविजुअल सॉल्यूशन को अगर कंपेयर करना है सर, फिर स्टैंडर्ड वैल्यू लिया जाता है, और स्टैंडर्ड वैल्यू ये होगा कि आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होगा जिसका कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगा 0.9% m/v ऑफ NaCl। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 0.9% का मतलब 0.9 ग्राम, 0.9 ग्राम अपॉन वॉल्यूम किसका,
सॉल्यूशन का, वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, ठीक है ना, वॉल्यूम सॉल्यूशन का। अब वो माइनस कर दीजिए, जो बचेगा वही होगा NaCl इन वाटर, NaCl इन। अगर किसी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन इसके बराबर आ जाए देन दैट सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक, दैट सॉल्यूशन इज, वो सॉल्यूशन आइसोटोनिक होगा, ठीक है ना। सो मान लीजिए आरबीसी, मेजॉरिटी में जो एग्जांपल इसमें लिए जाते हैं आरबीसी के लिए जाते हैं, ठीक है ना। आरबीसी का अगर कॉन्सेंट्रेशन इसके बराबर हो देन आरबीसी इज आइसोटोनिक विद दैट सॉल्यूशन जिसमें वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। अच्छा, अगर कॉन्सेंट्रेशन इससे ज़्यादा हो, इफ ग्रेटर देन 0.9% m/vf NaCl in water, m/vf NaCl in, देन सच सॉल्यूशंस आर कॉल्ड हाइपरटोनिक, जिनका कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, जिनका कॉन्सेंट्रेशन से हम मेजर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन भारी मात्रा में पाई को इफेक्ट करता है, कॉन्सेंट्रेशन से मेजर करके चल रहे हैं। अच्छा, अगर किसी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 0.9% m/vf NaCl के बराबर हो देन दैट सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक। लास्ट टाइम CBSE वालों को फिर से ये सवाल था, एक सॉल्यूशन ऐसा बोला गया था कि मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसको हमने ऐसे सॉल्यूशन में रखा हुआ है, या एक आरबीसी है जिसको ऐसे सॉल्यूशन में रखा हुआ है जिसका ऑस्मोटिक, जिसका कॉन्सेंट्रेशन इससे ज़्यादा है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा। ऑब्वियस है, अगर आपने सॉल्यूशन में आरबीसी को प्लेस करना है, सर डिपेंड करता है किस सॉल्यूशन में आप प्लेस कर रहे हैं, उस बेसिस पे डिफरेंट फिनोमिना देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सर मान के चल लीजिए मैंने क्या कर लिया, मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। इस सॉल्यूशन में मैंने मान लीजिए आरबीसी को बिठा रखा है, ठीक है। ये आ गया आपका रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड कॉर्पसल, आरबीसी रखा हुआ है हमने इसमें, ठीक है। अच्छा, बाहर एक सॉल्यूशन प्रेजेंट है, ये बाहर सॉल्यूशन प्रेजेंट है। अब ऑब्वियस है आरबीसी के अंदर भी सॉल्यूशन, मतलब दो सॉल्यूशंस को हम कंपेयर कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, मान लीजिए मैंने क्या कर रखा है, पहला केस में ऐसा कंसिडर कर लेता हूं कि मैंने आरबीसी को प्लेस कर रखा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, किसमें, आइसोटोनिक में, केस 1 लिख लेता हूं, केस 1। अगर बाहर वाला सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, इसका मतलब कि जो आरबीसी है उस आरबीसी को मैंने किस में प्लेस कर रखा है, 0.9% m/vf NaCl में, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन है सर। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब जितना ऑस्मोटिक प्रेशर आरबीसी के अंदर उतना ऑस्मोटिक प्रेशर बाहर भी, ठीक है। π1 π2 के बराबर, जब π1 π2 के बराबर तो नो ऑस्मोसिस, नो ऑस्मोसिस, कुछ भी देखने को नहीं मिलता सर। आरबीसी जैसा था वैसे ही रहेगा, हरा भरा, ठीक है ना। हरा भरा से मेरा मतलब है कि ना ही फूलेगा ना ही श्रिंक करेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में बिठाया जाए या ऐसे सॉल्यूशन में बिठाया जाए जिस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो, 0.9% m/vf NaCl, ये दोनों बातें सेम है, उसी को आइसोटोनिक पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, केस 2 में ऐसा लिख लेता हूँ कि मान लीजिए अब आपने क्या कर दिया, केस 2 में आरबीसी को बिठा दिया ऐसे सॉल्यूशन में जिस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 0.9% से ज़्यादा था, इसका मतलब हाइपर में बिठाया, किस में बिठाया, मैं एक पॉइंट बोलूँगा आपको हमेशा ये याद रहेगा, ठीक है ना। तो अब मैं मान लेता हूँ कि आपने बिठा रखा है ऐसे सॉल्यूशन में बाहर वाला जिसका कॉन्सेंट्रेशन था ग्रेटर देन 0.9% m/vf NaCl। इसका मतलब कुल मिला के जो बाहर का सॉल्यूशन है वो कैसा है, हाइपरटोनिक। सर अगर बाहर हाइपरटोनिक है तो आरबीसी के अंदर हाइपोटोनिक, ये कंपैरिजन है। अगर एक हाइपर है तो ऑब्वियसली अंदर हाइपो होगा, अगर बाहर वाला हाइपर है तो आरबीसी के अंदर हाइपो होगा, ठीक है ना। बस एक बात याद रखना, सॉल्वेंट हमेशा फ्लो करता है हाइपो से हाइपर, जो आपने ऊपर पढ़ा ना ऑस्मोसिस में, ये बिल्कुल सेम कहानी है, बस ऑस्मोटिक प्रेशर की टर्म्स में बता रहा हूँ मैं। हमेशा सॉल्वेंट फ्लो करना चाहता है लेस ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ, हमेशा हाइपो से हाइपर, हाइपो से सर इसलिए क्योंकि हाइपोटोनिक का मतलब सॉल्यूट कम तो सॉल्वेंट ज्यादा, हाइपरटोनिक का मतलब सॉल्यूट ज्यादा तो सॉल्वेंट कम, कहानी वही होगी, ठीक है ना। तो हमेशा सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, हाइपो से हाइपर, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ हमेशा ऑस्मोसिस कहाँ से होगा, ऑस्मोसिस हाइपो टू हाइपर, हमेशा जब तक ना आप आरओ लगाओ, जब तक ना रिवर्स चलो तब तक हमेशा ऐसा ही होता है, ठीक है जी। बताइए बाहर वाला सॉल्यूशन कैसा, हाइपर, तो इसका मतलब आरबीसी के अंदर कैसा, हाइपो, उस टाइम पे आरबीसी के अंदर कैसा, हाइपो, ठीक है ना। एट दैट टाइम आरबीसी बिहेव एज हाइपोटोनिक। तो बताइए अगर आरबीसी हाइपोटोनिक है तो आरबीसी से पानी बाहर आएगा, सर अगर आरबीसी से बाहर पानी आएगा तो आरबीसी श्रिंक हो जाएगा, आरबीसी क्या कर जाएगा, श्रिंक। तो इस टाइम पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस का मतलब बाहर के एग्जिट होगा, पानी एग्जिट होगा, ठीक है ना। आरबीसी से बाहर आएगा पानी, और जब आरबीसी से बाहर पानी आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि आरबीसी क्या कर जाएगा, श्रिंकेज ऑफ आरबीसी,
आरबीसी, ठीक है ना, जिसको प्लाज्मोलिसिस पढ़ते हो बायो में, इसको प्लाज्मोलिसिस पढ़ा जाता है, ठीक है ना। या इसके लिए एक और टर्म भी होती है क्रेनेशन, दफन हो जाता है, ठीक है, खत्म हो जाता है आरबीसी, तो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है जी, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब तीसरा केस बताइए मेरे को, तीसरा केस क्या बन सकता है इसी में, तीसरा केस क्या बनेगा सर? तीसरा केस ये कि अब आरबीसी को मैंने वैसे ही रखा हुआ है और बाहर का जो सोल्यूशन है, मान लीजिए मैंने उसको कंसिडर कर लिया कि आरबीसी को मैंने कहाँ पे प्लेस कर रखा है, आरबीसी को प्लेस कर रखा है ऐसे सोल्यूशन में जिसका कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 0.9% है, आगे कंटिन्यू में चल रहा है, आपको पता है क्या चल रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब अगर मैंने इसको बाहर वाले ऐसे सोल्यूशन में रखा हुआ है जो लेस देन 9%, 0.9% है, इसका मतलब बाहर वाला सोल्यूशन अभी हाइपोटोनिक है, बाहर वाला सोल्यूशन अभी, तो आरबीसी के अंदर अभी हाइपर होगा, अब क्या होगा, एंडोस्मोसिस होगा, अब पानी आरबीसी के अंदर एंटर करेगा, ठीक है ना। सो इसका मतलब ये होगा कि मैंने इसको प्लेस कर रखा है आरबीसी प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक में, ठीक है जी। तो अब आपको देखने को मिलेगा एंडोस्मोसिस, ठीक है, और पानी अंदर जाएगा, जब पानी अंदर जाएगा तो आप ये देखेंगे जो आपका आरबीसी था, ये आरबीसी क्या कर जाएगा, फूलेगा, टर्जिड हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो आरबीसी है ये हो जाएगा टर्जिड, और ये दोनों टाइम पे काम करने के काबिल नहीं रहता, ये दोनों टाइम पे काम करने के काबिल, ना फूलने के टाइम पे काम करने के काबिल है और ना प्लाज्मोलिसिस के टाइम पे, ठीक है ना उस टाइम पे होगा ना इस टाइम पे, कहीं पे भी नहीं, ठीक है ना। इसको हीमोलिसिस भी पढ़ते हैं, क्योंकि जब आरबीसी फूल जाए तो ब्रस्ट कर सकता है, और जब ब्रस्ट करे, ब्लड सेल जब ब्रस्ट करे तो इसको हेमोलिसिस भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। बायोलॉजिकल टर्म यहाँ पे जनरली पूछा नहीं जाता, बट स्टिल तो यह आ जाएगा आपका केस थर्ड। सो डिपेंड करता है आप किस सोल्यूशन में प्लेस करते हैं किसी सेल को, उस वजह से इसमें एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस या कुछ भी नहीं हो सकता है, डिपेंड करता है ऑस्मोटिक प्रेशर में। बस एक पॉइंट याद रखना हमेशा, वाटर का फ्लो हमेशा कहाँ से कहाँ, हाइपो से हाइपर, ये याद रख लिया तो काम बन जाएगा, हाइपो से हाइपर याद रखना है, सिर्फ काम बन जाएगा, ठीक है जी। ये आ गया ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर सोल्यूशन के टाइप्स। अच्छा इसको देखते हुए मैं कुछ इक्वेशंस बना रहा हूँ, जो पर ऑस्मोटिक प्रेशर आपने लिखा ना, अच्छा पाई मैंने लिखा तो पर पाई इज इक्वल टू सी आर टी, एक इक्वेशन आपके पास बना था, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ठीक है जी, मैं स्टार लगा के लिख रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। पाई इज इक्वल टू सी आर टी। अब बताओ पाई और सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, 3 से 4 इक्वेशन मैं फिर बता रहा हूँ, एनसीईआरटी पे लिखे नहीं होते बट बच्चे के दिमाग में होने चाहिए। मैं एक बात बताऊंगा हमेशा याद रखना, जब कभी भी आपको किन्हीं 2 टर्म्स में इक्वेशन बनाना है, मान लीजिए पाई है और टी में बनाना है, और 2 डिफरेंट पाई के लिए 2 डिफरेंट टी में बनाना है, अगर 2 चीज़ें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सर अगर पीछे मैं 1/2 लिखूँ तो आगे भी 1/2 आता है, और अगर चीज़ें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो पीछे मैं 1/2 लिखूँ तो आगे 2/1 आ जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली चल रहा है वो, ठीक है ना। तो अब मुझे बताइए यहाँ से 2 इक्वेशन पहले मैं ये बना लेता हूँ कि पाई और टी में, पाई वर्सेस टी बना लेता हूँ, और उसके बाद बना लेता हूँ मैं पाई वर्सेस सी, और दोनों सेम बनेंगे, तो मैं लिखूंगा पाई 1 अपॉन पाई 2 इज इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे तो बनेगा T1 अपॉन T2, सही है ना। तो अगर आपको ये बोल दिया जाए कि मान लीजिए कोई सोल्यूशन आपके पास है जो 10 डिग्री पे इतना ऑस्मोटिक प्रेशर रखता है, तो बताइए 20 डिग्री पे कितना रखेगा, तो आपको तुरंत इक्वेशन पुट करके आंसर निकाल देना है, ठीक है। अच्छा अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात कर ले फिर भी सेम बनेगा, पाई 1 अपॉन पाई 2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक है जी। अच्छा ये रिलेशन आपके तब बनते हैं, ये तब बनेगा जब R तो कांस्टेंट चल ही रहा है, जब C भी कांस्टेंट हो, और ये तब बनता है जब आपका कांस्टेंट हो T, सो एट कांस्टेंट T, और ये एट कांस्टेंट C। लेकिन अगर दोनों कांस्टेंट ना हो, दोनों चेंज कर दिए जाए, फिर आप क्या कर सकते हैं, दोनों को एक साथ जोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है। बताइए फिर रिलेशन क्या बनेगा, नंबर थर्ड, अगर दोनों वैरी कर रहे हैं फिर बनेगा पाई 1 अपॉन पाई 2 इज इक्वल टू C1 T1 अपॉन C2 T2, किन्हीं भी 2 3 4 चीज़ों का जिक्र कर रखा हो और बाकी पूछ रखे तो आप इसलिए निकाल सकते हैं इस इक्वेशन को लगा के, ठीक है जी। ये इक्वेशन दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे। अच्छा अगर मैं इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करूँ, लेट्स से मैं मान लेता हूँ मैं इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करना चाह रहा हूँ, तो आप ये देखोगे जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, सर प्लस सी करके तो कुछ है ही नहीं, प्लस सी करके तो कुछ है नहीं, इंटरसेप्ट 0, इंटरसेप्ट, तो इसका मतलब ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, इसका मतलब ग्राफ कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। देखिए ऐसा आएगा और ऐसा, हमने पीछे भी चैप्टर्स में ये पढ़ा कि अगर आपका इंटरसेप्ट हो, अगर आपका इंटरसेप्ट नेगेटिव हो तो कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव हो तो कुछ यहाँ से लेके चलेंगे, लेकिन इंटरसेप्ट रखेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन अभी इंटरसेप्ट ही नहीं है, सर जब इंटरसेप्ट नहीं है तो ओरिजिन से स्टार्ट कर दूंगा मैं, इंटरसेप्ट खत्म हो गया, ठीक है, इंटरसेप्ट मैंने खत्म कर दिया। अच्छा उसके बाद आप ये देखोगे इस इक्वेशन पे जब ये पूरा पुट करोगे तो ये आपको लग रहा है ये y के बराबर है, और ये आपका लग रहा है m और x के बराबर, m और x के बराबर हो रहा है, ठीक है। तो बताइए ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वर्सेस प्लॉट करूंगा मैं
इस पाई को कॉन्सेंट्रेशन के वर्सेस में, किसके, कॉन्सेंट्रेशन के वर्सेस। जब मैं ऐसा प्लॉट करूँ, ठीक है ना, आप चाहो तो टी भी प्लॉट कर सकते हो, फिर स्लोप बदल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, जब मैंने पाई वर्सेस सी प्लॉट किया, पाई वर्सेस सी, तो मुझे बताइए बचा क्या, एम वाई और एक्स हो गया, एम बचा, एम किसके बराबर बचा, आर टी के बराबर। तो इसका मतलब स्लोप किसके बराबर है, आर टी के बराबर। सो स्लोप इज इक्वल टू, और इससे अगर आपको टेम्परेचर निकालना हो, स्लोप का वैल्यू दे देगा, ठीक है ना। तो अगर आपको टेम्परेचर निकालना है, स्लोप का वैल्यू दे देगा। तो मुझे बताइए टेम्परेचर किसके बराबर आएगा, स्लोप अपॉन आर, स्लोप अपॉन आर। अच्छा सवाल बनता है इससे, ठीक है ना। नीट 2000 पॉसिबली 23 या 24 में आया था, आपको ग्राफ दे रखा था दैट पाई वर्सेस सी इज प्लॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा सवाल उन्होंने बनाया था इससे, अदरवाइज जनरली वही रटे हुए सवाल आते हैं। सो पाई वर्सेस सी बना, पाई वर्सेस सी प्लॉट करने के बाद बोला कि स्लोप का वैल्यू है फलाना, सर मान लीजिए कुछ वैल्यू दे दिया, फिर बोलते हैं बताइए किस टेम्परेचर पे आपका ये कर्व बन सकता है। तो आपको क्या करना है, टी निकालना है, स्लोप को डिवाइड कर दीजिए आर से, आर का जो वैल्यू सवाल में दे रखा है यूनिट से भी आप पहचान सकते हैं, ठीक है ना। तो आर का वैल्यू डाल दीजिए 8.314 जूल, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, केल्विन उसी में चलता है, तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। स्लोप अपॉन टी करके, स्लोप अपॉन टी करके आपका आंसर मिल जाएगा इजिली, ठीक है जी। ये बन गया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड कुछ ग्राफ्स जो आपको ध्यान में होने चाहिए, ठीक है।